नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है भारत की जनसंख्या में ऐतिहासिक गिरावट। ये जो डाटा है वो आया है NFHS 5 रिपोर्ट 2019-21। NHFHS क्या है? ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट जो 5 है वो अभी प्रकाशित हुई है। 2019-21 का सर्वे है ये। तो हम ये समझें कि भारत की जनसंख्या में ऐतिहासिक गिरावट का मतलब क्या है। इससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि जनसंख्या क्या है। तो जनसंख्या की सिंपल सी परिभाषा है, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवासरत लोगों की संख्या ही क्या है, वहाँ की जनसंख्या कहलाती है। यदि हम लोगों के स्थान पर पशु कह दें तो पशु जनसंख्या हो जाती है। तो आखिर जनसंख्या में ऐतिहासिक गिरावट जो देखी गई है वो दरअसल जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है। फर्टिलिटी रेट में कमी आई है, यानी प्रजनन दर जो है उसमें कमी आई है। प्रजनन दर क्या होती है? तो एक महिला जो उसका प्रजनन टाइम होता है लगभग 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक का, जो ठीक है, उस अवस्था में वो एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म देती है, उस आधार पर जो है क्या निकलता है, उसकी प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट को काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय मानदंड को इसमें माने तो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार जो फर्टिलिटी रेट होना चाहिए, यानी जो प्रजनन दर होना चाहिए, वो 2.1 होना चाहिए किसी भी देश की। तब जो है जनसंख्या स्थिरता रहेगी। मान के चलिए कि क्या है, हमारे पास में हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 10 है। हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 10 है। तब हम देखेंगे कि यदि ये जो 10 लोग हैं, 10 लोगों में पेयर बने, 5 महिला 5 पुरुष, और जब इन्होंने जो बर्थ दिया, एक एक बच्चे को बर्थ दिया अगर, तो उनकी जो प्रजनन दर वो कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, और जब जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी? जनसंख्या आधी हो जाएगी। तब उस जनसंख्या को स्थिर बनाने के लिए दबाव किस पे आएगा? जो है अगली पीढ़ी में जो 5 लोग जन्म लिए हैं इनको वापस से 10 करने के लिए इन पर दबाव आएगा। तो हमारी जनसंख्या स्थिर रहे इसके लिए क्या होना चाहिए? तो हम सामान्यतः सोचेंगे कि 2 जो है, अगर 2 व्यक्ति हैं तो उनको 2 बच्चों को जन्म देना चाहिए। या 10 लोग थे तो 10 लोगों ने अगर 10 लोगों को जन्म दिया तो कितने हो जाएंगी? जनसंख्या स्थिर रहेगी। पर अंतर्राष्ट्रीय मानदंड क्या है? 2.1 है। तो 2.1 क्यों रखा गया है? क्योंकि क्या होता है कि शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर के कारण क्या हो जाती हैं? अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती हैं। और चूँकि हमको जनसंख्या स्थिर रखनी है इसलिए इसमें कुछ वेवर दिया गया है ताकि उसको जो मौत है, चाहे वो शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, इसको जो है काउंटर किया जा सके और जनसंख्या को स्थिर रखा जा सके। हम अब बात करते हैं कि जो भारत की फर्टिलिटी रेट है वर्तमान में कितनी है। तो वर्तमान में जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 हो गया है। ठीक है, फर्टिलिटी 2.1 के स्थान पर क्या हो गई है? 2 हो गई है। हम 2019 की बात करें तब हमारा फर्टिलिटी रेट कितना था? 2.20 था। ठीक है, और हम अगर 1960 के दशक में चले जाएं तो 1960 के दशक में जो फर्टिलिटी रेट था, यानी प्रजनन जो दर थी, वो भारत की कितनी थी? 5.91 थी। ठीक है, और चाइना की कितनी थी? 5.76, एंड पाकिस्तान की हाईएस्ट लेवल पे थी 6.60। हम बात कर रहे हैं कि यदि 3.98 के समथिंग या 3.8 के समथिंग भी अगर प्रजनन दर रहती है तो हमारी जो जनसंख्या जो है बहुत जल्दी दुगनी हो सकती है। ठीक है, लेकिन हमारी उस टाइम पर कितनी थी? 5.91। इसी कारण हमारी पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती गई। अगर हम 1977 की बात करें तो चाइना में 3.20 फर्टिलिटी रेट था और इंडिया में डिक्लाइन हुआ 5.03। मतलब हमारे यहाँ माइनर धीरे धीरे ये कम हुआ है। फिर हम बात करें तो 2019 में, तो 2019 में जहाँ चाइना 1.70 पर पहुँच गया फर्टिलिटी रेट, क्योंकि इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी थी। एंड इंडिया का 2.20 था और पाकिस्तान 3.45
जो है यहाँ पर फर्टिलिटी रेट था जो कि सर्वाधिक है। और इस हिसाब से अगर पाकिस्तान चल रहा है तो आज जो उसकी जनसंख्या 22 करोड़ या 24 करोड़ है वो आगे जाके 40 से 44 करोड़ हो जाएगी अगले 20 साल में। ये जो सर्वे है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये कब आया? तो सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 1992-93 में आया। उसके बाद में सेकंड टाइम ये 1998-99 में आया। और आफ्टर दैट ये 2005-06 में आया NHFS3। और जो फोर्थ सर्वे था वो 2015-16 में आया था। और वर्तमान में ये 19-21 के डाटा के साथ में वर्तमान में प्रकाशित हुआ। ये 5वां सर्वे है। हम बात कर रहे हैं कि जो अभी फर्टिलिटी रेट है उसमें शहरों में फर्टिलिटी रेट कितना है। तो जो 2.1 इंटरनेशनल जो मानदंड है उसके स्थान पर हमारे यहाँ जो शहरों में है वो 1.6 हो गया है। ठीक है। और गांव में भी 2.1 पहुंच गया, यानी हम जनसंख्या स्थिरता की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? तो जैसे हम देख रहे हैं कि चीन में कितना, विश्व की जो टोटल ऑफ पॉपुलेशन है उसका 18.47%, लगभग 18.5% जो है प्रतिनिधित्व करता है। उसके पास जनसंख्या है विश्व की। और हमारे पास भी 17.7% जो जनसंख्या है वो विश्व की हमारे देश में निवास करती है। अगर जो है बात की जाए कि जो सैंपल 4 था, सर्वे था हमारा NFHS, तो उसमें जो फर्टिलिटी रेट था 2.2 था, जो डिक्लाइन करके अब कितना हो गया है 2 हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से कम है। हम अगर राज्य आधारित डेटा देखें इसमें, तो राज्य आधारित डेटा में जो 5 सबसे जो जिन राज्यों में फर्टिलिटी रेट सबसे कम है उन राज्यों में सबसे पहला नाम आता है पंजाब का। पंजाब में हम जो 5 सर्वे और 4 सर्वे था दोनों के मानदंड देखेंगे। पंजाब में जो है अभी 1.6 है। ठीक है। जो फैमिली वाला 4 सर्वे था उसमें भी ये 1.6 ही था। मतलब यहाँ पर कैसा है, जो फर्टिलिटी रेट है या जो प्रजनन दर है वो स्थिर है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। ठीक है। वहाँ भी 1.6 हो गया, जो 1.8 था पहले। एंड इसके बाद महाराष्ट्र 1.7, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश इनमें भी 1.7 आया है। ठीक है। और इनमें पहले जो है महाराष्ट्र में 1.9 था, कर्नाटक में 1.8 था और आंध्र प्रदेश में 1.8। मतलब सभी जो राज्य हैं उनमें प्रजनन दर में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है। इसके बाद में जो जहाँ पर फर्टिलिटी रेट आज भी अधिक है ऐसे 5 राज्य। ठीक है। तो इसमें बिहार का नंबर सबसे प्रथम है। ठीक है। जहाँ पर 3 जो प्रजनन दर है वो कितनी है 3 है। और ये जो है जो सैंपल 4 सर्वे था उस समय 3.4 थी, यानी यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है, पर अपेक्षाकृत उतनी गिरावट नहीं हुई है जितनी हमको चाहिए। फिर मेघालय का नंबर आता है जहाँ पर 2.9 है, उत्तर प्रदेश में 2.4 है, झारखंड में 2.3 है और मणिपुर में 2.2 है। हम बात करें कि जो जहाँ पर सर्वाधिक जो फर्टिलिटी रेट है ये कभी ना कभी बीमारू राज्य में आते थे, पर आज मध्य प्रदेश भी बीमारू राज्य में आता था, तो उसका नाम आज वहाँ पर नहीं है। ठीक है। कारण ये है कि यहाँ की जो फर्टिलिटी रेट है, जो देश का औसत फर्टिलिटी रेट कितना है 2 है। ठीक है। उसके बराबर मध्य प्रदेश का भी फर्टिलिटी रेट हो गया है। अब इसके कारण क्या रहे हैं? ठीक है। तो कारण में जो है यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिक यानी जो निरोधात्मक उपाय किए गए हैं उनकी भूमिका आती है। ठीक है। जैसे कि जो कॉन्डम होगा या कॉपर टी हो गई या फिर जो फैमिली प्लानिंग हो गई, इनके माध्यम से, या जो गर्भ निरोधक गोलियाँ हो गई उनके माध्यम से जो है इसमें कमी देखने को मिली है। इसमें हम देखें तो जो अनवांटेड फैमिली प्लानिंग होती है उसमें भी कमी देखने को मिली, जो 2015-16 में 12.9% थी वो अब कितनी 9.4% हो गई है। कॉन्डोम यूज जो 5.6% था वो 9.5% पे पहुंच गया है। और हम अगर इसमें बात करें तो इंस्टीट्यूशनल जो वर्थ है यानी जो संस्थागत जन्म है वो भी बढ़े हैं। इसके साथ में जो 2 बच्चों के मध्य में जो गैप है, ठीक है, वो 12 से 24 मंथ तक बढ़ गया है। इसके साथ में जो कुपोषण जैसी जो समस्याएं हैं उसमें भी कमी देखने को मिली है। फिर हम बात करेंगे जनसंख्या के संबंध में हमारी सरकारें क्या सोचती हैं। तो जनसंख्या नीति हमारे यहाँ 2000 में आई थी, जिसमें अटल सरकार के द्वारा इस नीति को लागू किया गया था। और इसमें स्पष्ट ये कहा गया था कि ये जो है स्वैच्छिक हैं और सरकार इसमें जो है प्रयास करेगी कि इसको किसी पर जो है
बाउंडेशन के साथ में लागू नहीं किया जाएगा, कोई शर्तों के साथ में थोपा नहीं जाएगा इनको। और उस सुप्रीम कोर्ट में जब मोदी सरकार ने 2020 में इस संबंध में अपनी रिपोर्ट दी, सबमिट की, तो उसमें उन्होंने जनसंख्या जो 2000 है, नीति 2000 है, उसको कोट किया और उन्होंने कहा कि हम फोर्सफुली नीतियों को इसके प्रति नहीं अपनाएंगे। तो हमारे संबंध में हम देखें तो ये नीति जो रिपोर्ट आई है या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5 का जो डेटा आया है वो किस तरीके की हमको खुशहाली देता है। तो कारण ये है कि WHO के द्वारा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2005 तक हम 150 करोड़ या 160 करोड़ की जनसंख्या को पार कर जाएंगे, 2030 तक हम चीन की जनसंख्या को पार कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि अब जो ये प्रिडिक्शन किए गए थे, ठीक है, ये संभव नहीं भी हों, उससे पहले ही जनसंख्या हम स्थिरीकरण की ओर बढ़ जाएँ और हमारी जनसंख्या यहाँ तक ना पहुँचे। इसके लाभ क्या हैं? ठीक है, तो लाभ तो यही है कि सबसे पहले तो हम जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो हमारी जो बची हुई जनसंख्या, हम उसके हेल्थ पर फोकस कर सकेंगे, उसकी शिक्षा पर हम फोकस कर सकेंगे, उसको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ में जो है हमारे राष्ट्र का विकास और समाज का विकास तो होगा ही। ठीक है, जो लैंगिक आधारित जो भेदभाव है उनको कम कर सकेंगे। ठीक है, जो जाति आधारित जो समस्याएं हैं उनको कम किया जा सकेगा। और इसके साथ पॉपुलेशन कंट्रोल होने से एक चीज़ और देखने में मिली है वर्तमान में कि जो सेक्स रेशियो है, यानी जो लिंग अनुपात है, उसमें भी इसमें जो है पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है कि 1000 पुरुषों पे अब जो है 10,120 महिलाएं उपस्थित हैं या 1020 महिलाएं उनका रेशियो है। ठीक है, तो इससे एक चीज़ और जो हमारी विवाह संस्कार है उसका भी कहीं ना कहीं समाधान होते दिखता है इसमें। अब आगे इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं इसके संबंध में? तो सबसे प्रथम तो यही है कि हम जो उन राज्यों जो कि जहाँ पर आज भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, हम उन पर फोकस करें। वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं वो ऐसी नीतियाँ बनाएं, ठीक है, जो जन स्वीकार्य हों, फोर्सफुली ना हों, और उनके द्वारा जागरूकता फैली जाए। ठीक है, परिवार नियोजन जो आज सिर्फ महिलाओं तक सीमित है, स्टेलाइजेशन महिलाएं ही करवाती हैं, पुरुष नहीं करवाते हैं, तो पुरुष नस्बंदी को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ में जो है जो शिक्षा स्तर है उसमें वृद्धि की जाए, जन जागरूक कार्यक्रम चलाए जाए, NGO की मदद ली जाए। धन्यवाद।